सिद्धार्थ ने मयूरी को धक्का दे दिया था और मयूरी लड़खड़ा गई थी। लेकिन सिद्धार्थ ने मयूरी को धक्का दे दिया था और मयूरी लड़खड़ा गई थी। लेकिन सिद्धार्थ के पास वो जाने के लिए तड़प रही थी। अब क्या करेगी मयूरी? देखते हैं आज के एपिसोड नंबर 31 में। दोस्तों, जिद्दी बिलियनियर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। अपने दोस्तों तक भेजें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। जब भी वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 31, जिद्दी बिलियनियर। मयूरी लड़खड़ा गई। उसने अपने आप को संभाल कर आगे बढ़कर कहा, सिद्धार्थ क्या हुआ? लेकिन आगे से सिद्धार्थ की सांसें तेज थी, उसकी मुट्ठियां भीज गई थी। उसने धीरे से कहा, माफ करना। उसने बस इतना कहा और झट से मुड़कर वॉशरूम में बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजा बंद हो गया। मयूरी का हाथ हवा में ही रह गया था। पल भर पहले चेहरा प्यार से दमक रहा था, अब पीला पड़ चुका था। वही फिर हो गया, हमेशा यही करता है। पहले पास लाता है और फिर उसे धकेल देता है। मयूरी ने सिंह को पकड़कर खुद को संभाला। एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना हाथ अपनी आंखों के सामने हिलाया। अंधेरा, सब कुछ काला। वो देख नहीं पा रही थी। उसके पैर जवाब दे गए थे, वो फर्श पर रह गई। वो एक कोने में दुबके, नहीं नहीं। तभी दरवाजा खुला। एक अचानक महिला अनजान अंदर आ गई। उसने मयूरी को देखा और दौड़कर पास आई। उसने मयूरी से पूछा, मैडम क्या आप ठीक हैं? मयूरी ने ऊपर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक भावहीन और पथराई हुई थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाल कर कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इसमें एक नंबर है, प्लीज मिला दीजिए। इसके बाद दूसरी तरफ से सुरभि की आवाज आई, हेलो मयूरी। उधर से मयूरी ने कांप कर कहा, सुरभि दीदी, मैं मॉल में हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकती हैं? सुरभि ने घबरा कर कहा, क्या हुआ? मयूरी ने बात का जवाब देकर कहा, दीदी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर से सुरभि ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी और तुरंत उसको लेने के लिए आ गई। वो मयूरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उसने मयूरी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया और उसका चेकअप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बिस्तर पर मयूरी शांत बैठी थी। तभी मयूरी हाथों में रिपोर्ट लिए दाखिल हुई। कदमों की आहट सुनकर मयूरी को उस दिशा में देखा और बोली, सुरभि दीदी। वहीं सुरभि का दिल बैठ गया। इतनी सुंदर आंखें और अब उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मयूरी रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे रिटेनी में खून का थक्का जम गया है। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी? मयूरी को याद आया। गुलेरिया विला में बहस के दौरान वो एक कुर्सी से टकराई थी। उस वक्त गुस्से में पता नहीं चला, लेकिन बाद में वो 3 दिन तक सोती रही थी। तभी सुरभि ने उसको आगे बताकर कहा, ये उसी चोट का नतीजा है। हमें सर्जरी करनी होगी। इसके लिए इंग्लैंड जाना होगा। सफलता की संभावना 70% है। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल धक से रह गया। फिर से इंग्लैंड, और सिर्फ 70%। उसने सुरभि का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से कहा, दीदी अगर अगर मेरी रोशनी वापस नहीं आई तो? आगे से सुरभि ने उसे गले लगाकर कहा, शुभ शुभ बोलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सुरभि को कोट को मुट्ठी में भींच कर कहा, दीदी सिद्धार्थ कहाँ है? मुझे डर लग रहा है। अंधेरे से नहीं, बल्कि इस बात से कि अगर मैं देख नहीं पाई तो नन्हे गुलेरिया का चेहरा कैसे याद रखूंगी? मैं सिद्धार्थ को कैसे देखूंगी? मुझे डर है कि मैं उसका चेहरा भूल जाऊंगी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। उसने रोकर आगे कहा, क्या वो मेरे साथ चलेगा? मुझे उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ मेरा हाथ थामे, लेकिन वो तो मुझे चाहता ही नहीं। आज मॉल में उसने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं अंधी हो गई तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। उसकी बात सुनकर सुरभि की आंखें भर गई। वो इस बात को लेकर भावुक थी। वो एक लड़की अपनी आंखों के लिए नहीं रो रही, वो उस आदमी के लिए रो रही है जो उसकी दुनिया है। उसने मयूरी को दिलासा देकर कहा, वो तुम्हें चाहता है मयूरी, उसे बताओ, उसे साथ चलने को कहो। आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं वो नहीं आएगा, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसी समय उधर फ्रैग्रेंट स्प्रिंग्स विला के बाहर एक गाड़ी रुकी। सिद्धार्थ और वंशिका उससे बाहर निकले।
तभी सिद्धार्थ ने वंशिका से पूछा, तो दिशांत के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वंशिका, जो हमेशा सतर्क रहती थी, उसने सिद्धार्थ की बात का जवाब देकर कहा, वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उसके हाथ हथियारों के इस्तेमाल के खुरदरे हैं। वो एक खतरनाक आदमी है, एक प्रोफेशनल किलर जैसा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने सिर हिला दिया और वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी वंशिका ने उसे टोक कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, रुकिए, आपका प्लान क्या है? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मॉल में आप उसे ढूंढने गए थे ना? मैं देख सकती हूँ आप तड़प रहे हैं। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो ये नाटक क्यों? लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। ये देखकर वंशिका को गुस्सा आ गया। वो आगे लपकी और उसने सिद्धार्थ के कंधे को पकड़ना चाहा, लेकिन इससे पहले उसे छू पाती एक लोहे जैसी पकड़ ने उसकी कलाई थाम ली। वंशिका एक प्रशिक्षित लड़ाकू थी। उसने बिना देखे अपनी कोहनी पीछे मारी, लेकिन पीछे खड़े शख्स ने उसे रोका ही नहीं, बल्कि उसकी कलाई की नसों को इतनी तेज जोर से दबाया कि उसका हाथ सुन्न पड़ गया। वो समझ गई ये कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं, ये एक मास्टर है। उसने हवा में उछलकर एक जोरदार किक मारी और उस आदमी ने अपनी बाह से उस वार को रोक दिया। उसकी बाह किसी चट्टान के जैसी सख्त थी, जिससे वंशिका झटके से 2 कदम पीछे जा गिरी। उसने सिर उठाकर अपने ओपोनेंट को देखा। सामने एक विशालकाय पुरुष खड़ा था, करीब 6 फीट 3 इंच लंबा, काली शर्ट, आर्मी पैंट और भारी बूट्स। उसके हाथ में एक मिलिट्री डफल बैग था। उसकी मांसपेशियां टी शर्ट के नीचे किसी सोए हुए अजगर की तरह तनी हुई थी। उसका चेहरा सख्त, निर्मम और बहुत मर्दाना था। सिद्धार्थ सीढ़ियों के ऊपर से तमाशा देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, छोटे भाई, तुम आ गए। आगे से अभिराज ने अपना बैग जमीन पर पटक कर कहा, बड़े भाई, मैं अफ्रीका में एक मिशन पर था। आपने मुझे सब छोड़कर यहाँ आने के लिए कहा। क्या इस बिल्ली को संभालने के लिए? यह कहकर उसने वंशिका की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर वंशिका का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ओए, बिल्ली किसे बोल रहा है? तमीज नहीं है क्या? अभिराज ने उसको ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो और लापरवाही से कहा, इंसानों की भाषा समझती है तू? आगे से वंशिका ने अपने होठ भींच कर कहा, तुम? वंशिका फिर से उस पर झपटी। वहीं अभिराज को डिफेंस करना पसंद नहीं था, उसे हमला पसंद था। वैसे ही वंशिका पास आई। उसने अपना भारी बूट उठाया और सीधा उसकी जांघ पर दे मारा। वंशिका दर्द से कराह उठी, लेकिन वो भी कम नहीं थी। गिरते गिरते उसने अपने नाखूनों से अभिराज के चेहरे पर एक लंबी खरोंच मार दी। तभी अभिराज ने अपने गाल पर हाथ फेरा। उसका हाथ खून से भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, साली जंगली बिल्ली, और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। तभी विला का दरवाजा खुला। नितेश बाहर निकला, हाथ जेब में डाले। उसने लॉन में हो रही हाथापाई को देखा और हंस पड़ा। नितेश ने हंसकर कहा, वाह सिद्धार्थ, तो ये है वो मदद जिसे तुमने बुलाया है। ये तो आते ही शुरू हो गया। फ्रेग्रेंट स्प्रिंग विला के लॉन में तनाव अपने चरम पर था। सिद्धार्थ सीढ़ियों पर खड़ा था और उसकी आंखों में एक चुनौती थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस वंशिका, आप हमेशा मुझसे लड़ना चाहती थी, है ना? लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप जीतने वालों की बात सुनेंगे। क्या आप में मुझसे मुकाबला करने की क्षमता है? पहले मेरे इस दूसरे छोटे भाई को हराइए। अगर आप जीत गई तो हम बात करेंगे, और अगर आप हारी तो फ्यूचर में मैं आपको मेरी बात माननी होगी। वहीं उसकी बात सुनकर नितेश ने खड़े होकर सिर हिलाया। ये आदमी सचमुच एक धूर्त लोमड़ी है। किसी भी अवसर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना कोई इससे सीखे। वहीं विला के अंदर फ्रेंच खिड़कियों से चिपकी यंग नर्स और हेल्पर यह नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से लाल थे। लॉन में खड़ा वो एक नया अजनबी बेहद आकर्षक था। उसके लंबे पैर, गठीला बदन और लड़ते वक्त उसका उग्र स्वभाव, एक चलता फिरता पुरुष देवता। उधर मैदान में वंशिका का हौसला बुलंद था। उसे काफी समय बाद ऐसा तगड़ा ओपोनेंट मिला था। वो सीधे अभिराज की तरफ लपक गई। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके आर्मी बूट में छिपा चाकू निकाला और वार किया। आगे से अभिराज ने बचने के लिए सिर झुकाया, लेकिन एक ठंडी हवा उसके पैरों को छू गई। सर सर कपड़े फटने की आवाज आई। अभिराज ने नीचे देखा। वंशिका ने चाकू से उसकी आर्मी पैंट के बीचों बीच को फाड़ दिया था और वहां से सफेद रंग के बॉक्सर शॉर्ट्स झांक रहे थे। वंशिका की नजर भी वहीं पर गड़ गई और वो चीख पड़ी, ओह! वहीं एक सख्त सैनिक लग रहा था, लेकिन उसके सफेद रंग के बॉक्सर पहने, जिस पर कार्टून बिल्ली गॉरफील्ड बनी थी। उसको देखते ही वंशिका ने नाक सुकड़ कर कहा, बेशर्म। उसकी बात सुनकर अभिराज का चेहरा काला पड़ गया।
वह अफ्रीका के जंगलों से सीधा आया था, जहां उसके भाई ने मजबूरी में उसके लिए अंडरवेयर खरीदे थे। उसे क्या पता कि आज विला में आते ही उसकी पोल खुल जाएगी। अभिराज ने दांत पीस कर कहा, अब तो तुम गई। उसने अपना बड़ा खुरदरा हाथ बढ़ाया और वंशिका का हाथ मरोड़ दिया। एक हल्की कड़क की आवाज आई, लेकिन वंशिका ने दर्द की परवाह किए बिना ठंडी हंसी हंसकर कहा, मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। उसने अपना घुटना उठाया और उसकी जांघ के बीच वार करना चाहा, लेकिन अभिराज सतर्क था। उसने पीछे हटकर वार बचाया और उसी स्पीड से वंशिका को दबोच लिया। दोनों घास पर गिर पड़े। गुत्थम गुत्था होते हुए वंशिका ने अभिराज की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। इससे अभिराज कराहा उठा। उसने एक ठंडी आंख भरी और मन में सोचा कि ये औरत है या जंगली बिल्ली। उसके जवाब में अभिराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने वंशिका को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से जकड़ लिया और दूसरा हाथ से उसका चेहरा दबा दिया। दोनों की सांसें फूल रही थी, पसीने और मिट्टी में सने होने के बावजूद। अभिराज ने देखा कि वंशिका की त्वचा दूधिया सफेद थी। गुस्से में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। तभी अभिराज ने उससे भारी आवाज में पूछा, क्या हार मान ली? आगे से आज्ञाकारी रहना। अगर फिर मुझे लात मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में अपाहिज बना दूंगा। उसकी लाल आंखें वंशिका की आंखों में गड़ी थी। इसके बाद उसने छोड़ा और खड़ा हो गया। वहीं यह सब देखकर नितेश ने हंसकर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा ये भाई तो बहुत खतरनाक खेल खेलता है। आगे से सिद्धार्थ ने तिरछी नजर में नितेश को देखकर कहा, तुम डॉक्टर हो नितेश, अपने दिमाग को साफ रखो। वे कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद अभिराज लॉन में चलकर आया। उसकी आंखें और उसकी फटी हुई गारफील्ड झांक रहा था, लेकिन उसकी चाल में वही रौब था। उसने अपना आर्मी बैग उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने चलते चलते पूछा, मेरा कमरा तैयार है? मुझे नहाना है। वो विला के अंदर दाखिल हुआ। वहां खड़ी नौकरानियां और नर्सें उसे मुग्ध होकर देख रही थी। उसकी टी शर्ट फटी हुई थी, जिससे उसकी कांसे रंग की त्वचा और उभरी हुई मांसपेशियां भी दिखाई दे रही थी। जब कुछ देर तक कोई किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा पूछा, गेस्ट रूम कहाँ है? तभी एक यंग हेल्पर, जिसका चेहरा शर्म से लाल था, वो आगे आई और उसने धीरे से कहा, मैं आपको ले चलती हूँ, चलिए। ये कहकर वो आगे चल पड़ी। अभिराज भी उसके पीछे चला गया। नौकरानियां खुशी से झूम उठी। आज फ्रेग्रेंट स्प्रिंग्स विला के तीसरे पुरुष देवता का आगमन हुआ था। पहले सिद्धार्थ दबंग और गंभीर, दूसरे नितेश सौम्य और रहस्यमयी, और अब अभिराज जंगली और मर्दाना। भले ही तीनों उन्हें घास न डाले, लेकिन उन्हें एक ही छत के नीचे देखना किसी सपने से कम नहीं था। वहीं बाहर वंशिका गुस्से से उबल रही थी। उसने अपना फोन उठाया और किसी पर चिल्लाई। फिर उसने पास रखे एक लकड़ी के कूड़ेदान के ऊपर जोर से लात मारी और 10 मीटर दूर जा गिरा। उसने दांत पीस कर कहा, उस आदमी का नाम क्या है? तभी सिद्धार्थ ने शरारत में कहा, सिद्धार्थ, ये जानते हुए कि अभिराज का पूछ रही है। आगे से वंशिका ने गुस्से में कहा, उसे कह देना मेरा इंतजार करे। ये कहते हुए वंशिका की काली गाड़ी में बैठी और तूफान की तरह चली गई। तभी नितेश ने हंसकर कहा, मुझे लगता है वो कोई तोप लेकर वापस आएगी। आगे से सिद्धार्थ ने बिना किसी भाव के अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे उधर से किसी ने फोन उठाया, सिद्धार्थ ने कहा, हेलो प्रेसिडेंट बजाज। हाँ, बात कुछ ऐसी है। आज आपकी बेटी का मेरे भाई से झगड़ा हो गया। जी, वो हार गई। नहीं, उसे चोट नहीं आई, बस उसके अहंकार को ठेस लगा है। मुझे लगा आपको बता दूं, कहीं वो गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। जी जी जी, धन्यवाद। वहीं उसको ऐसे फोन करता देखकर नितेश ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने बड़ी चतुराई से वंशिका के पिता को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो कोई बड़ा कदम न उठा सके। धूर्त लोमड़ी। इसके बाद 2 दिन तक इधर हॉस्पिटल में सुरभि ने मयूरी को रिपोर्ट चेक करके कहा, मयूरी, सब तैयारी हो गई, कल हम इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। मयूरी बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में रोशनी आ जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने चिंतित होकर कहा, सुरभि दीदी, मैं तैयार हूँ, बस एक दुविधा है। नन्ना गुलेरिया अब सिर्फ 3 महीने का है। मुझे उसको फीडिंग देना बंद करना होगा। मैंने सोचा था कि मैं उसको अपना दूध 6 महीने तक पिलाऊंगी। आगे से सुरभि ने दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो, हम सर्जरी के दौरान और दवाओं के असर तक ही रोकेंगे। उसके बाद फिर तुम शुरू कर सकती हो। मैं एयरपोर्ट्स एक्सपर्ट से बात करूंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, थैंक यू दीदी। तभी सुरभि गंभीर हो गई। उसने गंभीरता से कहा, मयूरी, क्या तुमने यंग मास्टर सिद्धार्थ को सर्जरी के बारे में बताया?
ये तुम्हारी आंखों का सवाल है, उसे पता होना चाहिए। क्या वो हमारे साथ आ रहा है? उसकी बात सुनते ही मयूरी का चेहरा मुरझा गया। उसने निराश होकर कहा, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया।" तभी सुरभि ने घड़ी देखी। शाम के 4 बज रहे थे। उसने मयूरी से कहा, चलो अभी फोन करो, कल सुबह फ्लाइट है। अगर अब नहीं बताया तो कभी नहीं बता पाओगे। लेकिन मयूरी के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और नंबर मिलाया जो उसके दिल की धड़कन था। रिंग बजी, फिर दूसरी, और फिर उधर से एग्जीक्यूटिव की आवाज आई, क्षमा करें, आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं वो उत्तर नहीं दे रहा। मयूरी का हाथ धीरे धीरे से नीचे गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी सुरभि ने पूछा, नहीं उठाया? मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तभी सुरभि ने उसकी सुझाव देकर कहा, उसके सेक्रेटरी चेतन को फोन करो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने चेतन को फोन किया। चेतन ने विनम्रता से बताया, मैडम, सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट में है, वो बिजी हैं। वहीं उधर शहर का सबसे आलीशान बैंक्वेट हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। तभी सिद्धार्थ और नितेश ने प्रवेश किया। दोनों काले सूट में थे। सिद्धार्थ ने टाई नहीं पहनी थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, लापरवाह लेकिन बहुत प्रभावशाली। नितेश ने टाई पहनी थी, बहुत सलीकेदार और सौम्य। पूरे हॉल की निगाहें उन दोनों पर टिक गई। वे उस रात के स्टार थे। हॉल के एक कोने में दिशांत अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए खड़ा था। उसके बगल में जानवी थी और उसकी नजरें सिद्धार्थ पर जमी हुई थी। तभी दिशांत ने जानवी के कान में फुसफुसा कर कहा, अभी भी उसे ही देख रही हो? आगे से जानवी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहती हूं कि वो मर जाए। उसकी आंखों में नफरत और जुनून का मिश्रण था। ये सुनते ही दिशांत ने जोर से हंसकर कहा, "हैं, मौत आसान है मेरी जान, असली मजा तो तड़पाने में है।" उसकी बात सुनकर जानवी ने दिशांत की बांह पकड़कर कहा, दिशांत, सच बताओ, क्या उस लव कर्ज का कोई इलाज है? अगर है तो है कहाँ? आगे से दिशांत ने एक शरारती मुस्कान के साथ बात टालकर कहा, रहने दो ना, क्यों परेशान होती हो? वो जानता था कि जानवी का दिमाग कैसे चलता है। वो सिद्धार्थ को पाना चाहती थी, लेकिन वो उसको नहीं मिला, इसलिए वो उसे बर्बाद करना चाहती थी। तभी जानवी ने टॉपिक चेंज करके कहा, चलो मेरे बड़े भाई नितेश से मिलते हैं। इसके बाद वो दोनों सिद्धार्थ और नितेश के पास पहुंचे। जानवी ने मीठी आवाज से कहा, बड़े भाई। आगे से नितेश ने शांत भाव ने अपनी बहन को देखकर कहा, जानवी। तभी जानवी ने रटा रटाया डायलॉग बताया, आप घर क्यों नहीं आते भाई? माँ परेशान है, आपकी उम्र 32 हो गई, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन नितेश के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। वो इन बातों का अब आदी हो चुका था। जब कोई असर नहीं हुआ तो जानवी ने नितेश की आस्तीन खींचकर आगे कहा, मेरे साथ आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वो रोहिला परिवार की बेटी सुनैना रोहिला है, बहुत सुशील और अमीर है। माँ और मैंने आपके लिए उन्हें सिलेक्ट किया है। ये कहते हुए उसने सुनैना की तरफ इशारा किया। आगे से नितेश ने दूर खड़ी सुनैना को देखा। सुंदर गाउन, बेहतरीन मेकअप, एक आदर्श ट्रॉफी वाइफ। नितेश जानता था कि उसका विवाह एक बिजनेस डोल से होगा, जिससे मारवा परिवार और ताकतवर बनेगा। उसने बिना किसी विरोध के सिर हिलाया और जानवी के साथ चल दिया। अब सिद्धार्थ अकेला पड़ गया था, हाथ में वाइन का ग्लास लिए। चारों तरफ शोर था, संगीत और हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसे नहीं पता था कि कुछ मील दूर उसकी वाइफ अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए एक अनजान देश में जाने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं नितेश को सुनैना के पास छोड़कर जानवी और दिशांत वापस सिद्धार्थ के पास आ गए। दिशांत ने अपना सिद्धार्थ से गिलास उठाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ अकेले खड़े हैं, आपकी खूबसूरत वाइफ कहाँ है? मैंने सुना है कि आप आजकल काफी दूर रह रहे हैं। आगे से सिद्धार्थ ने दिशांत को एक ठंडी नजर से देखकर कहा, मेरी वाइफ के बारे में चिंता करने छोड़ दो दिशांत, अपनी सेहत का ख्याल रखो। उसकी बात सुनकर हंसकर दिशांत ने कहा, अरे मैं तो बस पूछ रहा था, वैसे मयूरी वाकई बहुत खास है। उस दिन मॉल में, उफ, क्या तेवर थे उसके। अगर तुम मर गए तो मैं सबसे पहले उसकी लाइन में खड़ा रहूंगा उसे सहारा देने के लिए। उसकी बात सुनकर गुस्से में सिद्धार्थ ने हवा में पकड़ा वाइन का ग्लास चटकने ही वाला था। उसने दिशांत के बहुत करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, दिशांत, तुम आगे से खेल खेल रहे हो। मयूरी मेरी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। अगर किसी ने उसने छूने की हिम्मत की तो मैं नरक से वापस आ जाऊंगा।
सिद्धार्थ का ये तेवर देखकर दिशांत के चेहरे पर थोड़ी हंसी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखकर कहा, देखते हैं सिद्धार्थ, देखते हैं। वहीं उधर सुनैना ने अपने बगल में बैठे आदमी नितेश को गौर से देखा। वो बड़ा आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक कोमल लेकिन ठंडी सी आभा थी। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ लंबी सुडौल उंगलियां वाइन ग्लास को थामते हुए थी, बिल्कुल एक सर्जन के सदे हुए हाथों की तरह। उसकी आंखों में दुनिया भर का एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई भावना नहीं। वो धरती का सबसे बड़ा अहंकारी व्यक्तित्व लग रहा था, फिर भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। तभी सुनैना ने शुरुआत करके कहा, मिस्टर मारवा, आप कैसे हैं? आगे से नितेश ने गिलास नीचे रखा और चेहरे पर विनम्रता थी, लेकिन आंखों में लापरवाही। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस रोहिला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? सुनैना ने सीधे मुंह पर आना सही समझकर कहा, मिस्टर मारवा, हमें आपकी छोटी बहन जानवी के नाटक की चिंता करने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि मेरे सरनेम रोहिला की वजह से वो मेरी इतनी खुशामद कर रही है। उसकी बात सुनकर नितेश की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसे ये बेबाकी पसंद आई। तभी सुनैना ने कॉन्फिडेंस से आगे कहा, मिस्टर मारवा, मेरा नाम सुनैना है, मुझे आप में इंटरेस्ट है। मेरी उम्र 28 है, आपकी 32। हम दोनों शादी की उम्र में हैं। मैं नखरे वाली औरत नहीं हूँ, हम बस शादी के इरादे से डेटिंग शुरू कर सकते हैं। आगे से नितेश ने मुस्कुराकर कंधे उचकाकर कहा, मिस सुनैना, आपकी इस ईमानदारी के लिए पूरे नंबर बनते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आपका सरनेम रोहिला नहीं होता तो हमारी मुलाकात का कारण होता ही नहीं। उसकी बात सुनकर सुनैना ने पलक झपका कर कहा, मैं समझती हूँ, महिला रोहिला परिवार की इकलौती वारिस हूँ। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं कि मेरे नाम के साथ जुड़े फायदे हैं। मैं एक अच्छी मिसेज मारवा बनूंगी। आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करें, मैं घर और आपकी बहन को संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर नितेश कुछ पल चुप रहा। ये एक बिजनेस डील थी। अगर उसे प्यार नहीं मिलना था तो कम से कम एक सुलझी हुई पार्टनर तो मिल सकती थी। इसलिए उसने उसे जानने की कोशिश करके आगे पूछा, मिस सुने ना, आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? वहीं उनको ऐसे बात करते दूर खड़ी देख जानवी मुस्कुरा दी। उसका प्लान काम कर रहा था। तभी मेन गेट पर हलचल हुई। प्रियंका खत्री, निशांत की छोटी बहन, अंदर आई। 20 साल की प्रियंका गुलाबी ड्रेस में किसी गुड़िया के जैसी लग रही थी। वो 15 विदेशों में पढ़ाई छोड़कर वापस आई थी। उसने जानवी को पुकार कर कहा, दूसरी भाभी। आगे से जानवी ने उसे गले लगा लिया। हालांकि उसे भाभी कहलाना पसंद नहीं था। उसने गुस्से में कहा, प्रियंका तुम वापस आ गई, तुम्हारे भाई गुस्सा होंगे। इसे प्रियंका ने रिक्वेस्ट करके कहा, प्लीज उन्हें मत बताना, वैसे मेरा भाई निशा दिशांत है कहाँ? तभी जानवी ने दिशांत की तरफ इशारा किया। दिशांत सिद्धार्थ के साथ बात कर रहा था। प्रियंका की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी और वहीं पर वो जम गई। काले सूट में सिद्धार्थ झूमर की रोशनी के नीचे खड़ा था। वो किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था। उसकी कद काठी, उसका गंभीर चेहरा और उसका मैच्योर आभा। प्रियंका का दिल धक से रह गया। उसने आज तक इतना हैंडसम मर्द नहीं देखा था। आसपास खड़ी लड़कियां भी फुसफुसा रही थी। एक लड़की ने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके पूछा, अरे वो कौन है? बिल्कुल मॉडल जैसा लग रहा है। प्रियंका, क्या तुम उस दबंग प्रेसिडेंट को पटाओगी? तभी जानवी ने मौका ताड़ा। उसने प्रियंका के कान में जहर घोल कर कहा, प्रियंका, वो मशहूर यंग मास्टर सिद्धार्थ गुलेरिया है। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मौका मत गंवाना, उसके पीछे पड़ जाओ। उसकी बात सुनकर प्रियंका का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने ठान लिया। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, आप देखना भाभी, मैं यही करूंगी। वहीं बैंकेट हॉल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मयूरी और सुरभि को रोक रहे थे। उन्होंने उन दोनों को रोक कर कहा, बिना इनविटेशन कार्ड के एंट्री नहीं मिल सकती है। तभी अंदर से एक आवाज आई, इन्हें आने दो। ये शुभम था, दिशांत का छोटा भाई और सुरभि का पुराना परिचित। उसको देखते ही सुरभि ने राहत की सांस लेकर कहा, शुभम, शुक्र है तुम मिल गए। ये मयूरी है, हम यंग मास्टर सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं। तभी शुभम ने इशारा करके कहा, वो देखो, यंग मास्टर सिद्धार्थ मेरे भाई के पास खड़े हैं। उसी समय उधर प्रियंका अपने भाई के पास पहुंच चुकी थी। तभी सिद्धार्थ ने वहां से हटने की कोशिश करके कहा, प्रेसिडेंट सिद्धार्थ, आप और आपकी बहन बात करें, मैं चलता हूं। सिद्धार्थ की गहरी आवाज सुनकर प्रियंका और भी मंत्रमुग्ध हो गई। उसे जाने देने का उसका इरादा कोई था नहीं। जैसे ही सिद्धार्थ मुड़ा, प्रियंका ने आह की आवाज निकाली।
टखने की मोच आने का नाटक करके उस सिद्धार्थ की बाहों में गिर गई। उसने सिद्धार्थ की छाती को छुआ। उसकी मर्दाना खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। वो उठी नहीं, बस चिपकी रही। लेकिन तभी ऊपर से एक ठंडी व्यंग्यात्मक आवाज आई। प्रेसिडेंट दिशांत, क्या आपकी बहन को मर्दों की बाहों में गिरने की आदत है? मौज का इतना भद्दा नाटक करके दिखावा करना बहुत सस्ता लगता है। उसकी बात सुनकर प्रियंका सन रह गई। उसने ऊपर देखा और सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ मान था। तभी दिशांत ने माहौल संभाल कर सिद्धार्थ के पीछे देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे यंग मास्टर सिद्धार्थ, क्या कोइंसिडेंस है, मिसेज गुलेरिया भी यहाँ है। सिद्धार्थ ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ दूरी पर मयूरी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। उसने अपने हस्बैंड को किसी और लड़की को बाहों में थाम कर देखा। बिना एक शब्द कहे मयूरी मुड़ी और बाहर की तरफ भाग गई। सुरभि भी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उसने उसको आवाज दी, मयूरी। लेकिन तभी सिद्धार्थ हवा के झोंके की तरह आगे से निकल गया। मयूरी भीड़ के चीर कर लिफ्ट में घुस गई और वो कोने में छिप गई। दरवाजा बंद होने ही वाले थे कि एक बड़ा हाथ बीच में आ गया। दरवाजे खुले और सिद्धार्थ अंदर आ गया। उसका चेहरा इतना खूंखार था कि लिफ्ट में मौजूद बाकी लोग डरकर बाहर निकल गए। अब उस तंग लोहे के डिब्बे में सिर्फ वो दोनों थे। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मयूरी ने ठंडी हंसी के साथ पूछा, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। तभी मयूरी ने आगे कहा, अब चुप भी क्यों हो? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जो तुमने देखा वैसा नहीं है, गलतफहमी मत पालो। वो दिशांत खतरनाक आदमी है। मयूरी की आवाज में व्यंग करके उसने कहा, हाँ, और? आगे से सिद्धार्थ ने चेतावनी देकर कहा, मयूरी। तभी मयूरी ने 20वीं मंजिल का बटन दबाया। जैसे ही दरवाजे खिले वो भागने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली। आगे से मयूरी ने उसे झटकने की कोशिश करके कहा, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन सिद्धार्थ ने खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लिफ्ट के दरवाजे फिर से बंद हो गए। मयूरी को दीवार से सटा दिया और उसे लोहे की जैसी पकड़ छूट नहीं सकती थी। मयूरी की आंखें लाल थी। उसमें नफरत और बेबसी थी। वो उसे घूर रही थी। सिद्धार्थ को ये नजरें चुभ रही थी। उसने उसका चेहरा अपनी छाती से लगाकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो मयूरी, प्लीज। आगे से मयूरी ने दीवार में खुद को देखकर कहा, नहीं सिद्धार्थ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे क्या कहना चाहते हो? आईने में उसका चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था। सिद्धार्थ का दिल छलनी हो गया और वो सच बताना चाहता था। लेकिन प्रेम श्राप ने उसकी जुबान बांध दी थी। अगर वो पास आता तो मयूरी को चोट लगती। अगर दूर जाता तो उसका दिल टूटता। उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मयूरी, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकती हो? मेरा इंतजार करो, ठीक है? उसकी आवाज बिल्कुल टूटी हुई थी। आगे से मयूरी ने हताशा में अपनी आंखें बंद करके कहा, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्कुराती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। मैं अपना प्यार दिखाती हूँ और तुम उसका सिला दे रहे हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कसकर भींच कर कहा, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना जान लो। मैं तुम्हें और नन्हे मास्टर गुलेरिया को लेने आऊंगा। ये कहकर उसने उसका माथा चूमा और फिर उसके होठों को। मयूरी ने अपनी आंखें खुली रखी। उसने अपने हस्बैंड के चेहरे को देखा जिसमें प्यार और मजबूरी दोनों थे। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे एक डेडलाइन दो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ जम गया। तभी मयूरी ने आगे कहा, मुझे बताओ कि मुझे और मेरे बेटे को अपने हस्बैंड और पापा के बिना कितने दिन रहना होगा? 1 महीना, 1 साल या पूरी जिंदगी? यह सवाल सुनते ही सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। वो पीछे हट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया और दीवार से टिक गया। तभी लिफ्ट का दरवाजा फिर खुला। सिद्धार्थ ने अपनी लार निगली। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे अब जाना होगा। यह कहकर वो बाहर निकल गया। मयूरी वहीं पर खड़ी रही। कदमों की आहट दूर हो गई और फिर अंधेरा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। उसकी रोशनी फिर से चली गई। मयूरी ने कांपती आवाज में पुकार कर कहा, 1 मिनट रुको, मुझे मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धार्थ के कदम रुक गए। वो पलटा नहीं। उसे लगा कि वो नखरे कर रही है या उसे रोकना चाहती है। उसने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ऑर्डर देकर कहा, हेलो, एक गाड़ी भेजो। उसने आगे सोचा व्यवस्था कर देगा, इसलिए उसने पीछे मुड़कर कहा, मयूरी, एक पल रुको, गाड़ी। लेकिन तभी उसने देखा लिफ्ट खाली थी। मयूरी जा चुकी थी। सिद्धार्थ चिल्लाया, मयूरी, और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगा। मयूरी लिफ्ट से निकलकर अंधेरे गलियारे में थी। वो देख नहीं सकती थी और दीवारों को टटोल कर आगे बढ़ रही थी।
तभी उसका माथा एक खंबे से टकराया। वो जमीन पर गिर पड़ी। तेज दर्द उठा, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। वो इतनी असहाय कभी नहीं थी। तभी उसको कुछ लड़कियों की आवाज आई। मैडम, मैडम, क्या आप ठीक हैं? उन्होंने देखा कि मयूरी की खूबसूरत आंखों पर एक स्थिर जगह नहीं हो पा रही थी। उनमें से एक लड़की ने उसके माथे को हिलाकर पूछा, क्या क्या आप देख सकती हैं? मयूरी ने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। बस क्या आप मुझे टैक्सी तक छोड़ देंगी? मुझे घर जाना है। भले लड़कियों ने उसे टैक्सी में बैठा दिया। टैक्सी चल पड़ी। मयूरी ने खिड़की के बाहर की आवाजें सुनी। अगर वो देख पाती तो शहर की रोशनियां देखती, लेकिन अब सिर्फ शोर था। तभी उसका फोन बजा और उसने अंदाजे से फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने पूछा, मयूरी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। तुम लिफ्ट से कहाँ चली गई? सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट थी। आगे से मयूरी ने ठंडी आह भरकर कहा, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ, मैं टैक्सी में हूं। मैं घर जा रही हूं। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने दोबारा पूछा, कहाँ? सिद्धार्थ सड़क पर दौड़ रहा था, चारों तरफ उसी को देख रहा था। उधर से मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वहां जहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मेरे मायके। सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, रुको, मैं आ रहा हूं। इधर से मयूरी ने चिल्लाकर कहा, मत आओ। तुमने कहा था तुम्हें समय चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें समय दिया। अब तुम अपना समय लो, लेकिन याद रखना सिद्धार्थ, जब तक तुम अपना समय लोगे शायद मेरा समय खत्म हो चुका होगा। उसकी आवाज शांत लेकिन पत्थर जैसी सख्त थी। यह कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं सिद्धार्थ सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया। गाड़ियों के हॉर्न, शोर शराबा और जैसे सब कुछ थम गया। वो जा रही थी, उसकी मयूरी, उसकी रोशनी उसे छोड़कर अंधेरे में जा रही थी। उसने कसकर मुट्ठी बांधी और आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा। ये प्रेम, शराब, ये मजबूरियां सब भाड़ में जाए, वो उसे जाने नहीं देगा। वहीं उधर बैंक्वेट हॉल में शोरबी ने दूर खड़े नितेश को देखा। उसकी नजरें मिली। नितेश ने जब जेब में हाथ डाले और करवट बदल ली, तब दिशांत ने जानवी से पूछा, जानवी, क्या वो मेरे बड़े भाई शुभम के लवर शोरबी नहीं है? वो तुम्हारे भाई नितेश को कैसे जानती है? उसकी बात सुनकर जानवी चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या शोरबी शुभम की गर्लफ्रेंड है? उसे जलन हुई। शोरबी, जिसे वो नीचा समझती थी, वो खत्री परिवार की बहू बनने की लाइन में खड़ी थी। इससे उसका रुतबा जानवी से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जानवी ने बात संभाल कर कहा, वो सब पुराना किस्सा है, आओ उससे मिलते हैं। इसके बाद वो शुभम और शोरबी के पास गए। दिशांत ने उनके पास जाकर मजाक में कहा, बड़े भाई भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड जानवी है। शोरबी ने विनम्रता से सिर हिलाकर पूछा, शुभम, मुझे मयूरी की चिंता हो रही है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। तभी दिशांत ने शुभम को छेड़कर कहा, भाई, भाभी को रोक लो, रात अपने फ्लैट पर ले जाओ। आगे से शुभम ने उसे झिड़क कर कहा, अपने काम से काम रखो तुम। उधर जानवी ने नितेश के पास आकर जहर उगलना शुरू करके कहा, बड़े भाई, देखा आपने, सुरभि कितनी चालाक है। उसने आपको छोड़ा और अब खत्री परिवार के बड़े बेटे को फंसा लिया। आगे से नितेश ने ठंडे नजर से उसे देखकर कहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ तुम। किसी का अपमान करके तुम अपना लेवल गिरा रही हो। उसकी बात सुनकर जानवी भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, आप अब भी उसका पक्ष ले रहे हैं। भूल गए, अगर माँ पापा ने उस वक्त मामले को दबाया ना होता तो आप बर्बाद हो जाते। लेकिन नितेश ने उसे अनसुना किया और जाने लगा। तभी सुनैना ने जानवी को टोक कर कहा, मिस मारवा, अपने भाई की एक्स के बारे में बुरा बोलना आपको शोभा नहीं देता। थोड़ा बड़प्पन सीखिए। ये कहकर वो भी नितेश के पीछे चली गई। वहीं जानवी गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वहीं बाहर शुरभी पार्किंग में अपनी लाल ओडी के पास पहुंची। उसने चाबुक घुमाई। खटखट, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शायद खराब हो गई थी। ये देखकर उसने झुंझला कर कहा, हे भगवान, इसे भी अभी खराब होना था। तभी एक हॉर्न बजा। एक शानदार सिल्वर पोर्श उसके बगल में आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और नितेश का चेहरा दिखा। उसके बगल वाली सीट पर सुनैना बैठी थी। नितेश ने खिड़की पर हाथ टिकाकर कहा, गाड़ी खराब है, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये देखकर शुरभी सन रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ है या अपनी एक्स को लिफ्ट ऑफर कर रहा है। क्या वो उसे जताना चाहता था या उसे नीचा दिखा रहा है? ये सोचते हुए शुरभी ने रूखेपन से कहा, नहीं शुक्रिया, मैं टैक्सी ले लूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन वहां कोई वाकई टैक्सी थी ही नहीं। तभी पोर्श उसके पीछे पीछे रेंगने लगी। गाड़ी में बैठी सुनैना ने
नितेश से कहा। नितेश वो काफी जिद्दी है। आगे से नितेश ने कुछ नहीं बोला। वो बस सुरभि को देख रहा था। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, वो परेशान लग रही थी। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। सुरभि ने मैसेज पढ़ा। अगर तमाशा नहीं बनाना चाहती तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। मैसेज पढ़ते ही सुरभि का चेहरा लाल हो गया। यह आदमी, वो जानता था कि वो उसे मना नहीं कर पाएगी। उसने हार मान ली और पिछली सीट पर बैठ गई। एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू डॉक्टर मारवा। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। माहौल में अजीब सा तनाव था। तभी सुनैना ने चुप्पी तोड़कर कहा, मिस सुरभि, मैंने सुना आप शुभम के साथ 6 साल से हैं। आप उससे शादी कब कर रही हैं? सुरभि की नजर रियर मिरर में तेज पर मिली। उसकी आंखों में भावहीनता थी। उसने झूठ बोलकर कहा, हम सोच रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुनैना हंसी और आगे कहा, अच्छा है। वैसे नितेश, तुम इंग्लैंड वापस जा रहे हो या यहीं बसोगे? आगे से नितेश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, परिवार से बात नहीं हुई, अभी कुछ तय नहीं है। तभी सुरभि ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पुराने दिन याद आ गए। इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड। जब वो साथ में थे, नितेश ने परिवार से बगावत की थी। वो घर से पैसे नहीं लेता था। स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के पैसों से गुजारा करता था। लेकिन सुरभि के लिए वो हमेशा खर्चीला था। महंगे गिफ्ट्स और महंगे सरप्राइज डिनर देता था। उसे याद आया कि एक बार वो उसे एक मशहूर मेडिकल लेक्चर में ले गया था। वो टिकट बहुत महंगे थे, लेकिन वो कितना खुश था और उसे वहां लेकर जाकर। वो अंदर से बहुत रोमांटिक था, बस दिखाता नहीं था। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन सुरभि के दिमाग के यादों का शोर था। उसने याद किया कि वो एक साधारण परिवार से थी। मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था। नितेश जो खुद संघर्ष कर रहा था, अक्सर चुपके से उसकी फीस भर देता था। वो कभी जताता भी नहीं था। और फिर वो दिन आया जब सब खत्म हो गया। उसका एक्सीडेंट और वो ऑपरेशन थिएटर में थी। और जब जागी तो पता चला कि उसका बच्चा वो जा चुका था और नितेश वो वहां नहीं था। उसे बताया गया कि उसने वो एक्सीडेंट करवाया था। उसे बताया गया कि मारवा परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने कभी उससे सच नहीं पूछा, बस चली गई। और अब 6 साल बाद वो उसकी गाड़ी में बैठी थी, एक अजनबी की तरह। तभी उसको सुनैना की आवाज सुनाई दी, मिशुर भी हम पहुंच गए। सुनैना की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। इसके बाद नितेश ने पहले सुनैना को घर छोड़ा। सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, बाय नितेश, कल मिलते हैं। अब गाड़ी में सिर्फ नितेश और सुरभि थे। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। नितेश ने गाड़ी सुरभि के बताए पते पर मोड़ ली। चलते चलते उसने अचानक पूछा, क्या तुम शुभम के साथ खुश हो? उसकी आवाज में कोई भाव भी नहीं था। उसकी बात सुनकर सुरभि चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, हाँ वो अच्छा है। नितेश ने पूछा, सुना है शादी कर रहे हो? लेकिन सुरभि ने कड़वाहट से जवाब देकर कहा, यह मेरा पर्सनल मामला है डॉक्टर मारवा। उसकी बात सुनकर उसकी नितेश ने कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उसके पोर सफेद हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सुरभि, क्या तुम्हें कभी कभी अफसोस होता है? ये सुनते ही सुरभि का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने फिर से पूछा, किस बात का? नितेश ने सीधे पूछा, उस फैसले का, मुझे छोड़ने का। उसका सवाल सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिड़की से बाहर देखकर कहा, अफसोस करने से क्या बदला जा सकता है? जो होना था हो गया। तभी गाड़ी रुक गई। वे उसकी बिल्डिंग के नीचे थे। सुरभि जल्दी से उतरते हुए बोली, थैंक यू। लेकिन तभी नितेश ने उसे रोक कर कहा, सुरभि। उसकी आवाज सुनकर सुरभि उसकी तरफ मुड़ी। नितेश ने उसे एक लंबी नजर से देखकर कहा, खुश रहना। आगे से सुरभि ने सिर हिलाया और भाग गई। वो लिफ्ट में घुसकर रो पड़ी। वो खुश नहीं थी। उसने कभी शुभम से प्यार नहीं किया। वो तो बस एक ढाल था। उसका दिल आज भी उसी आदमी के पास था जो नीचे सिल्वर पोर्श में बैठा था। वो रात ऐसे ही गुजर गई। अगली सुबह एयरपोर्ट पर मयूरी ने काला चश्मा लगा रखा था। सुरभि उसके साथ थी। नन्हा गुलेरिया एक नैने की गोद में था। तभी सुरभि ने मयूरी से पूछा, क्या सब ठीक है? मयूरी ने फीकी मुस्कान देकर कहा, हाँ। उसने बार बार अपना फोन चेक किया, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिद्धार्थ नहीं आया। तभी अनाउंसमेंट हुई, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। मयूरी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। भीड़ में उसे उस चेहरे की तलाश थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने सुरभि से कहा, चलो। ये कहते हुए आगे बढ़ गई। अगले ही दिन दृश्य बदल गया। मयूरी अपनी दोस्त सुरभि के साथ इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में थी। मयूरी हॉस्पिटल की बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था।
वहीं सुरभि को डॉक्टर से अंग्रेजी में बात करते सुन रही थी। हालांकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो समझ रही थी कि बात गंभीर है। उसे डर लग रहा था, अकेलेपन का डर। वो इस अजनबी देश में अजनबी लोगों के बीच किसी अपने को तलाश रही थी। तभी सुरभि ने उसके पास आकर प्यार से उसका सिर सहला कर कहा, मयूरी, क्या सोच रही हो? मयूरी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। तभी डॉक्टर ने चिंता जताकर कहा, रोगी बहुत कमजोर लग रही है, इसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर सुरभि ने मयूरी की तरफ देखा। उसकी पतली कलाइयां और नर्स का हाल बता रहा था कि वो कितने नाजुक हालात में है। सुरभि ने दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो मयूरी, सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर देख पाओगे। तभी नर्स एक फॉर्म लेकर आई। उसने उनके पास आकर पूछा, पेशेंट का परिवार कौन है? प्लीज यहाँ साइन करे। परिवार शब्द सुनते ही मयूरी का दिल बैठ गया। यहाँ उसका अपना कोई नहीं था। हस्बैंड सिद्धार्थ, जिससे वो सबसे ज्यादा उम्मीद करती थी, वो यहाँ नहीं था। तभी सुरभि ने पेन लिया और मुस्कुराकर कहा, मयूरी, अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं, मैं साइन करूंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू दीदी। उसके बाद स्ट्रेचर पर लेटकर मयूर का घुटना टकरा गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी। वो बस एक निर्जीव गुड़िया की तरह लेटी थी। सुरभि ने उसका हाथ थाम रखा था, जो बर्फ जैसा ठंडा था। अभी सुरभि ने उसका हौसला बढ़ा दिया और कहा, तुम्हें बहादुर बनना है मयूरी, तुम अपनी दृष्टि वापस जरूर पाओगी। आगे से मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खुली पथराई सी आंखें छत को घूर रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुलने की आवाज आई। अचानक मयूरी ने सुरभि का हाथ इतने जोर से पकड़ा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। ये देखकर सुरभि की आंखें भर आई। उसने झुककर मयूरी के माथे को चूम कर कहा, अगर डर लग रहा है तो आंखें बंद कर लो। मयूरी ने अपनी पलकें मूंद ली। वो डरी हुई थी, अंधेरे से, दर्द से और सिद्धार्थ की अनुपस्थिति से। उसने मन ही मन पुकारा, सिद्धार्थ। तभी एक आंसू उसकी आंख से कोने से लुढ़क गया। उसके बाद नर्स स्ट्रेचर को अंदर ले गई। वो गर्माहट जो सुरभि के हाथ में थी, वो छूट गई। मयूरी अब सिर्फ कीटाणुनाशक की गंध और सर्जिकल उपकरणों की खनक के बीच अकेली थी। तभी दरवाजा बंद हो गया। वहीं उधर हजारों मीलों दूर गुलेरिया विला में सिद्धार्थ बेंटले से उतरा। घर में अजीब सन्नाटा था। उसने लिविंग रूम में अपने माता पिता हेमराज, सारिका की दबी हुई बातचीत सुनी। सारिका कह रही थी, मयूरी और छोटे मास्टर के बिना घर घर नहीं लगता। मैंने अपना सामान पैक कर लिया, मैं कुछ दिन उनके पास जाकर रहूंगी। तभी सिद्धार्थ दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसका चेहरा भावहीन था। उसने अपनी माँ को देखकर पूछा, माँ, क्या बात है? लेकिन सारिका और हेमराज ने उसे देखकर चुप हो गए। मयूरी का नाम लेना जैसे इस घर में गुनाह हो गया था। सिद्धार्थ ने कड़क आवाज में पूछा, बटलर, बताओ क्या बात है? बूढ़े नौकर ने डर कर कहा, मास्टर, मैडम इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पता चला कि मयूरी मैडम भी वहीं गई है। डॉक्टर सुरभि उन्हें लेकर गई है। सिद्धार्थ की भौहें तन गई। उसने पूछा, इंग्लैंड? क्यों? तभी सारिका ने बात को संभालने की कोशिश करके कहा, आराम करने के लिए वो शॉपिंग और घूमने गई होगी। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी माँ की बात काट कर कहा, माँ, मेरा बेटा अभी 3 महीने का है। मयूरी उसे छोड़कर शॉपिंग करने इंग्लैंड नहीं जाएगी। और सुरभि एक डॉक्टर है, उसके पास इतना फालतू समय नहीं। साफ साफ बताओ बात क्या है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने देरी न करके तुरंत अपना फोन निकाला और नितेश को कॉल किया। जैसे नितेश ने फोन उठाया, सिद्धार्थ ने उससे कहा, नितेश, मुझे सुरभि का नंबर चाहिए अभी। नितेश ने नंबर भेज दिया, लेकिन उसकी आवाज में चिंता थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सिद्धार्थ ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन काटा और तुरंत सुरभि को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ से सुरभि ने फोन उठाया। सिद्धार्थ ने पूछा, हेलो सुरभि, मयूरी कहाँ है? सुरभि, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी, कड़े स्वर में बोली, मयूरी सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर पूछा, क्या? कैसी सर्जरी? आगे से सुरभि ने तीखे स्वर में कहा, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उसकी रेटिना में खून का थक्का जम गया। उसकी आंखों की रोशनी जा रही है सिद्धार्थ। वो अस्थायी रूप से देख नहीं पा रही है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, अंधापन कब से? उधर से सुरभि ने उसको डिटेल में बताकर कहा, पिछले कुछ महीनों से लक्षण दिख रहे हैं।
वो कल पार्टी में उसे दौरा पड़ा था। तुम उसके हस्बैंड हो सिद्धार्थ। जब तुम्हें उसकी जरूरत थी वो हमेशा साथ खड़ी रही। आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है कि अंदर जाने से पहले वो कितना रो रही थी? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ सन रह गया। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। मयूरी का गिरना, उसका चीजों से टकराना, उसका वो उदास चेहरा। उसने सब कुछ इग्नोर किया और उसने तो ये भी कहा था कि वो सब पर बोझ है। तभी सारिका ने सिद्धार्थ के हाथों से फोन छीन लिया। उसने सुरभि से पूछा, डॉक्टर, मयूरी की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है? सुरभि ने चिंतित और नियंत्रित आवाज में कहा, उसको सिर पर चोट लगी थी। उसने बताया था कि वो कुर्सी से टकरा गई थी। चोट? ये सुनते ही सारिका का चेहरा पीला पड़ गया। यादें कौंध गई। उसने याद करके कहा, ओह, मुझे याद आया, उस दिन शॉपिंग मॉल में जब वो लौटी थी तो उसके माथे पर चोट थी। उसने कहा था कि वो गिर गई थी। सारिका की बात सुनकर सिद्धार्थ वहीं जम गया। जिस दिन वो मॉल गई थी, वो उसके लिए नहीं बल्कि शायद छोटे बेटे के लिए कुछ लेने गई थी। और वो चोट कोई मामूली चोट नहीं थी। अपराध बोध की एक लहर सिद्धार्थ को घेर गई। उसका अहंकार, उसकी नाराजगी, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया। मयूरी अंधेरे में थी और उस अंधेरे का कारण वो था। फोन पर सुरभि की खामोशी और कमरे में उसकी मां की सिसकियां गूंज रही थी। लेकिन सिद्धार्थ को सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, मयूरी की वो खामोश चीख जो उसने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। गुलेरिया विला के विशाल हॉल में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ भारी सांसों की आवाज तोड़ रही थी। इसी क्षण बूढ़ा बटलर, जो वर्षों से इस परिवार का मुंह गवा रहा, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कर्तव्य और स्नेह का द्वंद्व स्पष्ट दिख रहा था। हेमराज ने बटलर को झिड़क कर देखकर अधीरता से कहा, बटलर, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, तुम हकला क्यों रहे हो? बूढ़े बटलर ने गहरी आंख भरी, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो। उसने सभी को बताकर कहा, मास्टर, मैडम, मयूरी मैडम ने मुझे कसम दी थी कि वो ये बात किसी को न बताऊं। ऐसी स्थिति में बोलना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस परिवार के लिए जो किया उसे छिपाना अब पाप होगा। तभी हेमराज ने सख्ती से पूछा, बटलर, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? बटलर कांप उठा। उसने कांप कर कहा, उस दिन मैडम शॉपिंग मॉल नहीं गई थी, वो नन्हे मास्टर गुलेरिया को लेकर गुलेरिया कॉरपोरेशन गई थी। ये सुनते ही सारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाई, लेकिन हेमराज ने एन मौके पर उसे थाम लिया और बटलर को घूर कर पूछा, आखिर हुआ क्या था बटलर? बटलर ने बताना शुरू करके कहा, जब एल्डर मास्टर यंग मास्टर की घड़ी वापस लाए थे तो एल्डर कसम की तबीयत बिगड़ गई थी। 7 दिन का समय समाप्त हो रहा था। अगले दिन वे गिद्धों की तरह मंडराते बुजुर्ग शेयर होल्डर घर पर हमला करने वाले थे। मैडम ने एक चाल चली। उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर दिए ताकि वो यहाँ आना आ सके। खुद शेयर की मांग में गुलेरिया कॉरपोरेशन में चली गई। आगे से हेमराज ने अविश्वास में सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो लोग प्रेसिडेंट पोस्ट पर नजर गड़ाए थे। मयूरी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। कितनी बुद्धिमान और निडर है वो। आगे से बटलर ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, मैडम ने शेयर होल्डरों की मीटिंग में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी छवि की परवाह किए बिना उन बुजुर्गों पर शाब्दिक हमले किए ताकि वे अपनी साजिश कबूल कर ले। जैसा कि उम्मीद थी, उनमें से एक का सब्र टूटा। उसने मैडम पर हाथ उठा दिया। धक्का लगने से मैडम का माथा कुर्सी के नुकीले किनारे से लगा। खून बहने लगा। नन्हे मास्टर गुलेरिया रोने लगे। इसी हंगामे के कारण उन लोगों को पीठ को 6 दिन का समय और देना पड़ा और यंग मास्टर को वापस आने का मौका मिल गया। ये सुनते ही सारिका फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने अपना सिर हेमराज के कंधे पर रखकर कहा, ये बच्ची, उन धूर्त लोगों से निपटना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने और नन्हे से गुलेरिया ने ये सब कैसे सहा? सारिका ने सिसक कर कहा, हेमराज, तुम्हें नहीं पता कि उसका घाव कितना गहरा था। वो 3 दिन तक सोती रही। उसने मुझसे कहा कि वो गिर गई थी और मैंने मूर्खता से उस पर विश्वास कर लिया। मैंने उस समय डॉक्टर भी नहीं बुलाया। मैं सोचती रही कि पूर्वजों ने हमारी रक्षा की, लेकिन असल में वो मयूरी थी जो हमारी रक्षा कर रही थी। और बदले में हमने उसे क्या दिया? सिर्फ सिर्फ दुख। तभी बटलर ने कोने में खड़े सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था। बटलर ने सिद्धार्थ को संबोधित करके कहा, मुझे एक और बात कहनी है यंग मास्टर। उस समय जब वो आदमी मैडम को थप्पड़ मारने आया तो मिस कंचन ने उसे कार में डांटा था, लेकिन मैडम वो मुस्कुराई।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक थप्पड़ है, मैं इसे सह सकती हूँ। जब सिद्धार्थ वापस आएंगे तो निश्चित रूप से मेरा बदला लेने आएंगे। मैं उसका बदला लेने जरूर चाहूंगा। यह पंक्ति बार बार सिद्धार्थ के कानों में गूंज रही थी, किसी मंत्र की तरह। जब वो पूरी दुनिया ने उसे मृत मान लिया था, तब भी मयूरी का विश्वास अटल था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने मयूरी का चेहरा तैर गया। वो चंचल मुस्कान, वही कोमल शरीर और उसके परिवार और एम्पायर की रक्षा के लिए तूफानों से टकरा गया था। सिद्धार्थ तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी हेमराज ने रास्ता रोक कर पूछा, सिद्धार्थ तुम कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, होठों पर एक असहाय मुस्कान। उसने हेमराज की बातों का जवाब देकर कहा, पापा, क्या आपने सुना नहीं? मयूरी डरी हुई है, वो रो रही थी। मुझे उसके पास जाना है। आगे से हेमराज ने कठोरता से कहा, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारा शरीर अभी उस प्रेम के जादू के प्रभाव में है। इस हालात में यात्रा करना सुसाइड है। और मयूरी, जब तुम तो ऑपरेशन रूम के उसके साथ नहीं गए, अब जाने का क्या फायदा? क्या फायदा? ये शब्द सिद्धार्थ के दिल में खंजर की तरह उतरे। उसे मयूरी के आखिरी शब्द याद आई, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ, आगे से मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आऊंगी। अगर उसकी दृष्टि चली गई तो सिद्धार्थ की जरूरत नहीं रहेगी। अचानक सिद्धार्थ की नाक से गर्म खून बहने लगा। सिद्धार्थ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर अभिराज दीवार से टिक कर खड़ा था। उसके 6 फुट 3 इंच के गठीले शरीर, काले स्वेटर और मिलिट्री पैंट में एक खतरनाक आकर्षण था। अंदर नीतीश सिद्धार्थ को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था। अभिराज मन ही मन झुंझलाया था। प्यार बकवास। अगर प्यार का अंजाम ऐसा होता है तो भाई को मौत के मुंह में देखना वो इससे दूर ये अच्छा था। इससे बेहतर तो दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करना था। तभी एक नर्स अभिराज के पुरुष और व्यक्तित्व से मोहित होकर उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर अभिराज से कहा, सर, सर्जरी में समय लगेगा, आप बैठ जाइए। अभिराज ने उसे देखा। वो सुंदर थी, लेकिन उसे सिर्फ खिज महसूस हुई। उसने अपनी बाहें इतनी सख्ती से सिकोड़ी कि बेचारी नर्स डरकर पीछे हट गई। उसने हड़बड़ाकर कहा, जी जी सर। नर्स से दूर जाने के लिए अभिराज सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसे एक सिगरेट की जरूरत थी। सीढ़ियों का दरवाजा खोलते ही उसका सामना एक जोड़े से हुआ जो एक दूसरे को चूमने में मगन था। तभी उसको देखते ही लड़की चीखी, लेकिन अभिराज ने बिना किसी भाव के उसे इग्नोर किया और नीचे उतरने लगा। पीछे से लड़की की फुसफुसाहट सुनाई दी, वाह कितना हैंडसम है। आगे से उसके प्रेमी ने चिढ़कर कहा, हैंडसम? वो एक सिपाही ही है, लकड़ी के एक कुंदे जैसा, उसमें कोई भावना नहीं होगी। उसकी बात सुनकर लड़की ने हंसकर कहा, तुम्हें क्या पता, सैनिकों का शरीर गठीला होता है, उनमें एक अलग ही आग होती है। प्रेमी ने तंज कसकर कहा, उन्हें साल भर औरतें देखने को नहीं मिलती, अनुभवहीन होते हैं, मेरे जैसा थोड़ी। वहीं ये सब सुनकर अभिराज के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अनुभवहीन, शायद उसे औरतें पसंद नहीं थी। वे नाजुक गुड़िया जैसी औरत जो जरा सी बात पर रो पड़ती थी। 28 साल की उम्र में वो भी अकेला था, जिसे उसका परिवार गलत रास्ता समझता था। लेकिन उसे न तो औरत पसंद थी, न ही मर्द। वो बस नॉर्मल था, जिसे अभी तक कोई टक्कर नहीं मिला था, सिवाय एक के। 2 दिन पहले वो मिली लड़की, उसने उसे अच्छी टक्कर दी थी। जब वो उसे हरा नहीं पाई तो किसी जंगली बिल्ली की तरह उस पर चढ़ गई। उसने उसकी मर्दानगी पर वार करने की कोशिश की। खतरनाक लेकिन इंटरेस्टिंग। उसके बारे में सोचकर अभिराज ने हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ के नीचे सिगरेट सुलगाई और आंखें मूंद ली। उसी हॉस्पिटल के दूसरे छोर पर वंशिका अपने भाई के वार्ड में गुस्से में बाहर निकली। उसके पिता पृथ्वीराज बजाज उसके पीछे दौड़ रहे थे। पृथ्वीराज ने पुकार कर कहा, वंशिका रुक जाओ, तुम्हारा भाई होश में आ गया है। वंशिका ने मुड़कर देखा। लेदर पैंट, वी नेक टी शर्ट और ऊंची एड़ी के जूतों में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बारूद था। वो चिंगम चबाकर बोली, जाग गए तो ठीक है, मुझे आपसे गोला बारूद चाहिए था, आपने मना कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर आगे से पृथ्वीराज ने घबरा कर पूछा, गोला बारूद? बेटी तुम किसका खून करने जा रही हो? वंशिका ने मुट्ठी भींच कर कहा, उसी बेशर्म आदमी का जिसने मुझे परेशान किया। पृथ्वीराज ने उसे समझाने की कोशिश करके कहा, अरे वो तो यंग मास्टर सिद्धार्थ का बा ही है, तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, शांत हो जाओ। लेकिन आगे से वंशिका भड़क गई। उसने चिल्लाकर कहा, चोट नहीं लगी, चोट दिल पर लगी है, वो बेशर्म था। यह कहकर वो अपने पापा को छोड़कर आगे बढ़ गई। गुस्से में वो सीधे
गायनोलॉजिकल डिपार्टमेंट के केबिन में घुस गई। वहां बैठे डॉक्टर और पेशेंट उसे देखकर दंग रह गई। वंशिका ने पेशेंटों की तरफ एक ठंडी नजर डाली और सिर्फ दो शब्द कहे, बाहर निकलो। जिसे पेशेंट डरकर भाग गए और डॉक्टर ने कांप कर बोला, तुम क्या करना चाहती हो? वंशिका ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारकर कहा, ट्रीटमेंट, मेरी मेडिकल रिपोर्ट बनाओ, लिखो। 2 दिन पहले एक बुरे आदमी ने मेरे मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर की आंखें फटी रह गई। उसने हिचकिचाकर कहा, क्या जबरदस्ती? लेकिन मुझे चेकअप करना पड़ेगा। आगे से वंशिका का चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, चेकअप? क्या बकवास है, बस रिपोर्ट बनाओ। डॉक्टर ने डर कर कुछ भी लिखकर उसे थमा दिया। वंशिका रिपोर्ट लेकर बाहर निकली, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने नीचे देखा। वही आदमी, वही आदमी अभिराज पेड़ के नीचे इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर वंशिका का खून खोल उठा। वो चिल्लाई, ओए बदमाश! और बिना एक पल गवाए तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद गई। ये देखकर नीचे के लोग चीख पड़े, लेकिन वंशिका एक प्रशिक्षित बिल्ली की तरह घास पर गिरी और तुरंत खड़ी हो गई। उसने सीधे अभिराज की तरफ लपक कर चिल्लाकर कहा, आज तो तेरा काम तमाम होगा। अभिराज ने उसकी चाल को भांप लिया। उसने सिगरेट फेंकी और उसके वार को एक हाथ से रोक लिया। वंशिका ने दूसरा गुस्सा उसकी आंखों पर मारा, जिसे अभिराज ने अपने मजबूत कंधे पर झेल लिया। वंशिका ने फिर उसकी टांग के बीच वार करने की कोशिश की। बेशर्म, आज मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। लेकिन आगे से अभिराज ने उसे चकमा देकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे जमीन पर गिराकर बोला, फिर वही जगह? लगता है पिछले सबक से मन नहीं भरा तुम्हारा। वंशिका उसके नीचे दबी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने दांत भींच कर कहा, दूर हटो, तुम बीमार हो। तुमने मुझे अपनी बीमारी दे दी। अभिराज हंसा। उसने एक शैतानी हंसी हंसकर कहा, बीमारी? कैसी बीमारी? मैंने तो पैंट भी नहीं उतारी थी। पागल लड़की, तुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ हुआ है? वंशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या सच में कुछ भी नहीं हुआ? तभी अभिराज ने उसके गाल को छूकर कहा, त्वचा तो मखमल जैसी है, लेकिन दिमाग खाली है। क्या प्रैक्टिकल क्लास चाहिए? आगे से वंशिका ने चिल्लाकर कहा, मर जाओ। ये कहकर उसने उसका हाथ दांतों से काट लिया। अभिराज ने दर्द सहा, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाया और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। वंशिका वहीं जम गई। ये लड़ाई अब एक अलग मोड़ ले चुकी थी। यहाँ एक ऐसा युद्ध जहां हार जीत का मतलब बदलने वाला था। उसके शरीर से तंबाकू और पुलिस की एक तीखी गंध आ रही थी, कड़वी नहीं बल्कि नशीली। वंशिका समझ ही नहीं पा रही थी कि ये उसकी अनुभवहीनता थी या उस आदमी की सरासर बदतमीजी। लेकिन वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी और अपने अपने घुटने से उसे मारने की फिर से कोशिश की। लेकिन अभिराज तो जैसे धातु का बना था। उसने पलक झपकते ही पासा पलट दिया। अब वो ऊपर था और वंशिका नीचे। उसकी जांघों ने वंशिका को जकड़ लिया था। उसने अपनी शैतानी हंसी के साथ फुसफुसा कर कहा, मुंह खोलो, आज्ञाकारी बनो, छोटे उस्ताद को अंदर आने दो। तुम उश। वंशिका की गाली उसके मुंह से ही अंदर दब गई। जैसे उसने मुंह खोला, अभिराज ने उस पर कब्जा कर लिया। अस्पताल के लॉन में यह नजारा किसी फिल्म के जैसा था। तभी पृथ्वीराज वहां पहुंचा। सामने का दृश्य देखकर उसका दिमाग सन रह गया। उसकी बेटी, जो किसी शेरनी से कम नहीं थी, आज किसी के काबू में थी और उस आदमी ने उसे जबरदस्ती चूम लिया था। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली। शांत रहो, गुस्सा मत करो। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर आदमी को पहचाना। उसका अनुमान सही था, यह अभिराज था। टी शहर के सबसे रेपुटेड परिवार का वारिस, फ्लेमिंग फोर्सेज के विशेष कमांडो टीम का लीडर। पृथ्वीराज, जो बरसों से लोगों को परखने का धंधा कर रहा था, तुरंत समझ गया कि आदमी लोहा है और शायद यही वो एकमात्र शख्स है जो उसकी जंगली बेटे को संभाल सकता है। पृथ्वीराज के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। उसने जेब से फोन निकाला और क्लिक, एक तस्वीर खींच ली। सबूत सुरक्षित। अब उसकी बेटी का फ्यूचर उज्जवल था। इसके बाद उसने गला साफ किया और सख्त आवाज में पुकारा, वंशिका। आवाज सुनते ही दोनों अलग हुए। वंशिका हाँफ रही थी। उसके होठ सूज गए थे और मुंह में खून का स्वाद था। उसने अभिराज के कंधे पर हाथ रखा और झटके से खड़ी हो गई, जिसे अभिराज के कंधे पर हड्डी चटक गई, लेकिन उसने उप तक नहीं किया। तभी पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर कहा, मैं वंशिका का फादर हूं। तुम मेरी बेटे को क्यों चूम रहे थे? अभिराज ने अपनी शर्ट ठीक की और बेबाकी से जवाब दिया, मैं इसे चूमना चाहता था, इसलिए चूम लिया। उसकी बात सुनकर वंशिका का मुंह खुला रह गया।
उसने मन ही मन में कहा, कितना बेशर्म आदमी है ये। तभी पृथ्वीराज ने वो मेडिकल लॉग बुक जो वंशिका ने बनवाई थी अभिराज की तरफ फेंक कर कहा, देखो तुमने क्या किया है। अभिराज ने उसे देखा, फटी हुई लॉग बुक जिस पर बेतुके आरोप लिखे थे। वहीं वंशिका ने पैर पटक कर शिकायत करके कहा, पापा इस बदमाश ने मुझे तंग किया, मुझे हथियार दीजिए, मैं इसे। आगे से पृथ्वीराज ने हाथ उठाकर कहा, शांत रहो पापा, सब जानते हैं। फिर उसने अभिराज की तरफ एक गंभीर नजर डालकर कहा, मेरी बेटी अब तक पवित्र थी, तुमने सरेआम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूं। उम्मीद है कि तुम जल्द ही सगाई का उपहार लेकर मेरे घर आओगे। अपने पापा की बात सुनकर वंशिका सन रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? वहीं अभिराज के होठों पर रहस्य में मुस्कान थी। सौदा पक्का हो चुका था। इन सभी घटनाओं के सही 1 महीने बाद मधु एयरपोर्ट पर मयूरी का इंतजार कर रही थी। तभी भीड़ में से वो ऐसे गुजरी जैसे कोई क्वीन अपने एम्पायर से लौटी हो। मयूरी वापस आ गई थी, हरे रंग की ड्रेस में। उसके चेस्टनट ब्राउन घुंघराले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी आंखों पर लगा काला चश्मा हटा तो उसके नीचे छिपी हुई आंखें पथराई नहीं थी। वह पहाड़ के झरने की तरह साफ और चमकदार थी। उसको देखते ही मधु ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, मयूरी कैसी हो? आगे से मयूरी मुस्कुराई। उसने मधु को गले लगा लिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूं मधु, मेरी दृष्टि वापस आ गई। वहीं बाहर एक मसराटी उनका इंतजार कर रही थी। मयूरी ड्राइविंग सीट पर बैठी। उसने रियर व्यू मिरर में अपनी छवि देखी, एक नई मयूरी जो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी। तभी मधु ने उससे पूछा, अब आगे क्या? मयूरी ने कॉन्फिडेंस से कहा, एक टीवी ड्रामा, मुगल काल का एक जासूसी नाटक। उसकी बात सुनकर मधु ने हिचकिचाकर कहा, मयूरी जासूसी नाटक अब ट्रेंड में नहीं है, बिना किसी बड़े स्टार के। लेकिन आगे से मयूरी ने उसको बीच में टोक कर कहा, हम ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे मधु, हम ट्रेंड बनाएंगे। और पैसों की चिंता मत करो, अगर हम असफल हुए तो होने दो, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरा रेड वाइन का बिजनेस अब सब संभाल लेगा। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। मयूरी ने तय कर लिया कि अब वो अपनी शर्तों पर जिएगी। एडवर्टाइजमेंट नहीं, स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ उसकी कहानी, उसका पैसा और उसका विजन। उसी दिन शाम को मयूरी अगले 4 महीने में बेटे नन्हे मास्टर गुलेरिया और अपनी माँ के साथ सुपरमार्केट में थी। नन्हा गुलेरिया अपनी माँ की गोद में खुश था, हवा में हाथ पैर मार रहा था। मयूरी उसे एक खिलौना दिलाकर खिलखिलाकर वो पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए बेटा? नन्हे गुलेरिया ने जवाब में लार टपकाई। मयूरी के बालों को खींचा। वहीं मयूरी की हंसी गूंज रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। स्टोर के रैंक के पास काले कपड़ों में एक लंबा साया खड़ा था और ये सिद्धार्थ था। वो जेब में हाथ डाले लापरवाही से खड़ा था, लेकिन उसकी गहरी आंखें सिर्फ मयूरी और बच्चे पर टिकी थी। उन आंखों में एक अजीब सी कोमलता और तड़प थी। मयूरी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने एक फॉर्मल मुस्कान ओढ़कर कहा, आपसे यहां मिलना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, काफी समय हो गया। सिद्धार्थ धीरे धीरे उनके पास आया। नन्हे गुलेरिया ने तुरंत अपने पापा को पहचाना और उसकी तरफ बाहां फैलाकर वाह वाह की आवाज निकालने लगा। सिद्धार्थ ने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नन्हे गुलेरिया ने एक हाथ से अपने पापा की शर्ट पकड़े और दूसरे से माँ के बाल नहीं छोड़े। खिंचाव से मयूरी को दर्द हुआ। उसका शरीर थोड़ा झुका, अनजाने में उसका कंधा सिद्धार्थ के सीने से टकरा गया। ये बिजली के झटके जैसा एहसास। मयूरी तुरंत कठोर हो गई। वो दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन उस स्पर्श को नहीं। वो सिद्धार्थ की तरफ नहीं झुकी, बल्कि अपनी जगह जमी रही। सिद्धार्थ ने महसूस कर लिया वो दूरी जो शारीरिक रूप से इंचों की थी, लेकिन भावनात्मक रूप से मीलों की हो गई थी। सिद्धार्थ ने कोमलता से कहा, हाथ छोड़ो बेटा, माँ को दर्द हो रहा है। ये कहकर उसने बच्चे से मयूरी के बाल छुड़वा लिए। आगे से मयूरी ने अपने बाल ठीक करके कहा, मैंने इसका नाम रख दिया है आरुष गुलेरिया, कल रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने बच्चे को चूमकर मयूरी की तरफ देखा। उसके शरीर से आती खुशबू एक माँ और एक औरत की महक उसे मदहोश कर रही थी। वो उसे छूना चाहता था, बस एक बार उसके गाल को सहलाना चाहता था। उसने हाथ उठाया, तभी उसकी सांस की आवाज आई, मयूरी। आवाज सुनते ही मयूरी ने तुरंत कहा, माँ बुला रही है। ये कहते हुए उसने बच्चे को वापस लेकर कहा, आरुष पापा को बाय कहो। बच्चा खुशी खुशी माँ की गोद में चला गया। सिद्धार्थ का हाथ हवा में ही रह गया। वो खाली हाथ नीचे गिरने चला था। जब मयूरी मुड़ी तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी सास से कहते सुना,
ओह, बस एक दोस्त मिल गया था, चलिए घर चलते हैं। बस एक दोस्त सुनकर सिद्धार्थ रैंक के सहारे टिक गया। उसका दिल जो अभी कुछ पल में उम्मीद से भरा था, अब एक गहरे अंधेरे कुएं जैसा खाली हो गया था। वो हमेशा उसके पास खड़ा रहा, लेकिन अब वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। 1 महीने बाद मयूर ने ड्रामा लड़कर से तहलका मचा दिया। हर तरफ उसी की चर्चा थी। उसने साबित कर दिया कि दो हीरो के बीच एक जासूसी ड्रामा भी रोमांस से ज्यादा हिट हो सकता है। मयूरी अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर, फैशन आइकन बन चुकी थी। वो उस शिखर पर थी जहां तक पहुंचना किसी और के बस की बात नहीं थी। उस रात दिल्ली में गर्ग परिवार का भव्य इवेंट था। सिद्धार्थ एक कोने में खड़ा रेड वाइन पी रहा था। चारों तरफ हंसी ठहाके और संगीत था, लेकिन उसके लिए सब शोर मात्र था। तभी गुलाबी ड्रेस पहने प्रियंका चहकती हुई उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मैं पूरे महीने आपको ढूंढती रही, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। सिद्धार्थ ने उसे एक खाली नजर से देखा। उसके कानों में अभी भी वो शब्द गूंज रहा था, दोस्त। सफलता की रोशनी में चमकती मयूरी की छवि के आगे ये पूरी दुनिया और प्रियंका जैसी लड़कियां फीकी थी। उसने वाइन का एक घूंट और भरा। उस कड़वाहट को निगलते हुए उसका साथी अब बन चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने होठों से कोने पर थोड़ा सा हल्का मोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई हंसी नहीं थी। वो मन ही मन गिनती कर रहा था, 1 2 3। तभी दिशांत की सख्त आवाज गूंजी, प्रियंका। उसने अपनी छोटे बहन को डांट कर कहा, तुम फिर से यहाँ आकर यंग मास्टर सिद्धार्थ को क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हें फ्लाइट में वापस भेजने का इंतजाम किया था, लेकिन तुम फिर चुपके से आ गई। मैंने कितनी बार कहा है यंग मास्टर सिद्धार्थ शादीशुदा है। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने अपने भाई की तरफ देखा और उसकी आंखों में जिद थी। उसने कहा, लेकिन। तभी दिशांत ने उसको बीच में काट कर कहा, लेकिन लेकिन क्या? प्रियंका ने बगल में खड़ी जानवी की तरफ देखा। जानवी, उसकी दूसरी भाभी, ने तो उसे उकसाया था। उसने कहा था कि सिद्धार्थ अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं, उनका जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है। उसने प्रियंका को समझाया कि अगर उसने अभी मौका नहीं लिया तो कोई और सिद्धार्थ को छीन लेगा। इसी प्रोत्साहन ने उसे सिद्धार्थ का पीछा करने का साहस दिया था। निशांत ने स्थिति को संभाल कर सिद्धार्थ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, मुझे खेद है, मेरी बहन ना समझ है, उसने आपको परेशान किया। सिद्धार्थ ने शिष्टाचार निभाकर कहा, कुछ नहीं, और वहां से हट गया। तभी होटल का मैनेजर पसीने से तरबतर अपने कर्मचारियों के साथ दौड़ता हुआ आया। उसने सीओ विक्रांत गर्ग के सामने झुककर कहा, सीओ गर्ग, मुझे बहुत खेद है। कुछ दिन पहले होटल की मेन लॉबी हमारे सीनियर प्रेसिडेंट द्वारा किसी और के लिए आरक्षित कर दी गई थी। मुझे इसकी सूचना नहीं थी। मैंने गलती से आपको ये स्थान दे दिया। उसकी बात सुनकर विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसका क्या मतलब है? आगे से मैनेजर ने हिचकिचाकर कहा, मतलब ये है कि क्या हम आपको किसी दूसरे हॉल में जाने के लिए कह सकते हैं? इस बैंकेट हॉल के असली गेस्ट आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सीओ विक्रांत ने उसे बीच में रोककर कहा, क्या? आज मेरी माँ का 80वां बर्थडे है। हम दावत के बीच में हैं। अगर आप हमें जाने का कह रहे हैं तो यहाँ शहर के सबसे रेप्यूटेड लोग मौजूद हैं। क्या आप उस खास मेहमान से बात नहीं कर सकते? मैनेजर के हालात खराब थे। उसने धीरे से कहा, ये। तभी आसपास के मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। उनमें से किसी ने फुसफुसा कर कहा, आखिर वो कौन सा खास मेहमान है जिसके लिए पूरे शहर के कुलीन वर्ग को रास्ता छोड़ना पड़ेगा? वहीं सिद्धार्थ एक कोने में खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास लिए चुपचाप तमाशा देख रहा था। तभी कैमरों के शटर्स की आवाज गूंज पड़ी। फ्लैश लाइट्स की चमक ने हॉल को भर दिया। बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को चीर कर रास्ता बनाया और उस रोशनी से एक आकृति उभरी। आखिर कौन थी ये आकृति? क्या इन लोगों से भी मजबूत कोई और नया शख्स आया है? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।